Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहें या 1200 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के बीच का जो कालक्रम है, इसके बीच के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानना है। और इसको हम लोग इस श्रृंखला की कड़ी में कई लेक्चर के माध्यम से इस टॉपिक को कवर करेंगे। और हम लोगों ने इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में चर्चा किए थे, और जिसमें अगर हम क्वेश्चन बनाएं कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की राज का संस्थापक था, आप इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? या कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों और उसके परिणामों पर विचार कीजिए, या कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करिए, या ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए, ऐबक के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, एक शासक के रूप में ऐबक का मूल्यांकन, एक गवर्नर के रूप में ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन, या एक शासक के रूप में, एक राजा के रूप में, एक सुल्तान के रूप में ऐबक की रचनात्मक प्रतिभा पर प्रकाश डालिए, इत्यादि से संबंधित तथ्यों को हम लोगों ने, ये जो जितने भी प्रश्न हैं, इन सब के उत्तर के अगेंस्ट में, विरुद्ध में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली सल्तनत में एक नाम मिलता है हम लोगों को, आराम शाह। जो संभवतः 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 1 वर्ष तक। इसके विषय में इतिहासकारों में मतैक नहीं है कि यह ऐबक शाह का उत्तराधिकारी था या नहीं था, या ऐबक शाह से इसका क्या संबंध था। देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके सरदारों ने उसके पुत्र, यद्यपि कुछ इतिहासकार इस बारे में संदेह प्रकट करते हैं कि आराम शाह उसका पुत्र था या नहीं था, आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया, परंतु दिल्ली के तुर्की सरदार और नागरिक इससे सहमत नहीं हुए। आराम शाह एक योग्य नवयुवक था, जबकि उस समय की कठिन परिस्थितियों में तुर्की राज को एक योग्य तथा अनुभवी शासक की आवश्यकता थी। इस कारण सिपह सालार, अमीर-ए-दाद और कुछ तुर्की अमीरों ने ऐबक के दामाद और बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर सुल्तान पद ग्रहण कर लिया और आराम शाह ने उस पर आक्रमण किया, परंतु वह पराजित हुआ और मार दिया गया। इस प्रकार आराम शाह का शासन केवल 8 माह में समाप्त हो गया और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत थी उसका सुल्तान बन गया। तो आइए, ये जो छोटी सी चर्चा थी आराम शाह के संबंध में, हालांकि यह ऐबक का पुत्र था या नहीं था, इस पर इतिहासकारों में मतैक नहीं है, इसमें अलग अलग राय रखते हैं, अपना मत रखते हैं विद्वान। इस लेक्चर में हम लोग इल्तुतमिश से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और इसका जो कार्यकाल है 1211 से 1236 ईस्वी, 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी है। हम इल्तुतमिश के अध्ययन से पहले अगर कुछ प्रश्न करें कि सिंहासनारोहण के अवसर पर इल्तुतमिश की क्या कठिनाइयाँ थीं, वह उन्हें दूर करने में कहाँ तक सफल रहा। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का एक अन्य प्रश्न हम देखें कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश के शासनकाल से आरंभ होता है, इसकी विवेचना करें। इल्तुतमिश गुलाम वंश का संस्थापक था, आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? या इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन का वर्णन कीजिए, इल्तुतमिश के काल में होने वाले मंगोल आक्रमण के संकट के विषय में चर्चा करिए या संकट का उल्लेख कीजिए। सिंहासनारोहण के पश्चात इल्तुतमिश की कठिनाइयों पर एक लेख लिखिए। इल्तुतमिश के चरित्र की 4 विशेषताओं का उल्लेख करिए या 5 विशेषता जो भी पूछे, या उसके चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
सिद्ध कीजिए कि इल्तुतमिश दास वंश का संस्थापक था। इल्तुतमिश की बंगाल विजय का वर्णन करिए। इल्तुतमिश के धार्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। एक साहसी सैनिक और अनुभवी सेनापति के रूप में इल्तुतमिश का मूल्यांकन करिए या कीजिए। इत्यादि ये जो प्रश्न हैं बनेंगे और इन्हीं प्रश्नों के आलोक में हम लोग इल्तुतमिश के से संबंधित चर्चाओं को करेंगे। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसे सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक ने नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम सुल्तान हुआ। अब तक हम लोगों ने देखा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने खलीफा से स्वीकृति नहीं ली थी, लेकिन इल्तुतमिश ने खलीफा से स्वीकृति ले ली थी। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन एल्दौज या इल्दीज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत के तुर्की राज को संगठित किया। उसे मंगोल आक्रमणों से बचाया। राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। दिल्ली को तुर्की राज की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और उसके नाम के सिक्के चलाए और अपने नाम के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। इस कारण वह एक गुलाम का गुलाम था, परंतु अपनी योग्यता के कारण उसने अपने स्वामी से पहले दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। मोहम्मद गोरी ने अपने समय में ही उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। इस कारण ऐबक की भांति सिंहासन पर बैठने के अवसर पर वह गुलाम न था, बल्कि उसे बहुत पहले दास्ता से मुक्ति मिल चुकी थी। इस तरह हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के समय में यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इस प्रकार यह गुलाम का गुलाम था, लेकिन इल्तुतमिश ने ऐबक से पहले ही मोहम्मद गोरी से दास्ता से मुक्ति पत्र ले लिया था। इल्तुतमिश हम देखते हैं कि दास्ता से मुक्त हो गया और इस प्रकार ऐबक की भांति वह सिंहासन पर जब बैठा तो वह गुलाम न था, बल्कि उसे दास्ता से पहले ही मुक्ति प्राप्त हो गई थी। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, न कि उसका वंशज। इल्तुतमिश का जो वंश था, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी था। यह ऐबक का दामाद भी था, ऐबक का दामाद, लेकिन ऐबक का वंशज नहीं था। यह वंशज नहीं था। इल्तुतमिश का जो वंश था वह था शमसी वंश। इस कारण उसके गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित हो गया। डॉक्टर अर्नाल्ड ने यह मत प्रकट किया था कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरणकर्ता था। एक प्रश्न ये भी आता है, तो डॉक्टर अर्नाल्ड ने इस प्रश्न को उठाया था कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरणकर्ता था क्योंकि उस सिंहासन पर उसका न्यायोचित अधिकार नहीं था। कुछ अन्य इतिहासकारों ने भी उसके इस विचार का समर्थन किया। उनके अनुसार आराम शाह ऐबक का पुत्र था, जिसके कारण लाहौर के तुर्की सरदारों ने उसे सुल्तान चुना था, जबकि इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। परंतु अधिकांश आधुनिक इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं और उनका मत है कि आराम शाह संभवतः ऐबक का पुत्र नहीं था। मिनहाज सिराज, जो कि समकालीन लेखक था, ने लिखा था कि ऐबक के कोई पुत्र नहीं थे बल्कि 3 पुत्रियां थीं। इसी प्रकार अब्दुल्ला वसाफ ने लिखा था कि आराम शाह ऐबक का पुत्र नहीं था, इस कारण वह पैतृक आधार पर ऐबक का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। इस कारण आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि उस समय जबकि सिंहासन पर वंशानुगत अधिकार की परंपरा स्थापित नहीं हुई थी और तलवार की शक्ति ही शासकों का निर्णय करती थी,
इल्तुतमिश का दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करना वैध नहीं माना जा सकता। आराम शाह को जो इल्तुतमिश का दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करना अवैध नहीं माना जा सकता। क्यों अवैध नहीं माना जा सकता? क्योंकि मध्यकाल में जिसके पास शक्ति होती थी उसी की सत्ता होती थी, और इल्तुतमिश ने वह शक्ति प्राप्त किया और इस कारण वह सत्ता का उत्तराधिकारी बना। और जब वह सत्ता प्राप्त कर लिया तो उसे अपहरणकर्ता नहीं कहा जाएगा मध्यकालीन परिदृश्य को देखते हुए। आराम शाह को लाहौर के सरदारों का समर्थन प्राप्त था और इल्तुतमिश को दिल्ली का। जब हम देखते हैं कि आराम शाह के मुकाबले इल्तुतमिश अधिक योग्य और अनुभवी भी था, उस समय की परिस्थितियों से उसका समर्थन तुर्की राज के हित में था। इस कारण आराम शाह को समाप्त करके इल्तुतमिश का दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करना न तो अवैध था और न गलत। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार इल्तुतमिश का दिल्ली के सिंहासन पर न्यायोचित अधिकार था, क्योंकि वह दिल्ली के सरदारों द्वारा चुना गया था। वह एक योग्य सेनापति था और आज्ञा पालन कराने की शक्ति रखने वाला प्रशासक था, तथा उसने बगदाद के खलीफा से अपने लिए सुल्तान के पद की स्वीकृति भी प्राप्त करने में सफलता पाई थी। इस प्रकार अगर एक छोटा सा अगर टिपिक टाइप का प्रश्न आए कि इल्तुतमिश सत्ता का अपहरण करता था, तो इससे संबंधित कुछ तथ्य हम लोगों ने देख लिया। अब हम अगर इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन की चर्चा करें, प्रारंभिक जीवन की कुछ चर्चा करें, तो इसमें हम देखेंगे कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश का वंश जो था वह शमसी वंश था, जो इलबारी तुर्क हुआ करते थे। इलबारी तुर्क थे। इस कारण कभी कभी इलबारी वंश भी अगर आ जाए या इलबरी देता है तो हमें इसको ही ट्रिक करना होगा। इल्तुतमिश के वंश से संबंधित पूछे तो इलबरी तुर्क थे। ये जो शमसी वंश के लोग थे। इल्तुतमिश का पिता इस्लाम खां अपने कबीले का प्रधान था। इल्तुतमिश का पिता कौन था? तो इस्लाम खां, जो अपने कबीले का प्रधान था। इल्तुतमिश सुंदर और बुद्धिमान था तथा उसका पिता प्रेमवश उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था। इस कारण वह अपने भाइयों की ईर्ष्या का पात्र बन गया, जिन्होंने उसे धोखे से एक मेले में ले जाकर गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। उसके पश्चात इल्तुतमिश को पुनः 2 बार बेचा गया और अंत में जमालुद्दीन मोहम्मद नामक एक व्यापारी उसे बेचने के लिए गजनी ले गया। वहाँ उससे सुल्तान मोहम्मद गोरी ने खरीदना चाहा, परंतु मुँहमांगी धनराशि न मिलने के कारण जमालुद्दीन ने उसे बेचने से इनकार कर दिया, जिसके कारण गोरी ने उसे गजनी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक की दृष्टि उस पर पड़ी, और क्योंकि उसको गजनी में खरीदना और बेचना निषिद्ध था, इस कारण उसे दिल्ली ले जाया गया, जहां ऐबक ने उसे खरीद लिया। इल्तुतमिश ने किस प्रकार और क्या शिक्षा प्राप्त की उसके बारे में विशेष हमें जानकारी नहीं है, परंतु वह शिक्षित व्यक्ति, साहसी सैनिक और योग्य नेता था। ऐबक ने उसे आरंभ में ही जानदार, इसको जो प्रारंभ में ही जानदार या अंगरक्षकों का प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पद पे प्रारंभ में ऐबक ने इसे नियुक्त किया। एक के पश्चात एक पद पर निरंतर उन्नति करते हुए शीघ्र ही अमीर शिकार पद पर पहुंच गया। ग्वालियर के किले की विजय के पश्चात उसे वहां का किलेदार बनाया गया। उसके पश्चात उसने बरन या बुलंदशहर का इक्ता सौंपा गया और अंत में उसे दिल्ली राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो इक्ता था, बदायूं का इक्ता या सूबा सौंप दिया गया। ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। 1205 या 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के
अभियान में इल्तुतमिश सुल्तान मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। इल्तुतमिश ने उस युद्ध में जिस साहस और कौशल का परिचय दिया, उससे प्रसन्न होकर गोरी ने ऐबक को उसके साथ भला व्यवहार करने की सलाह दी और उसे दासता से मुक्त करने का आदेश दे दिए। ऐबक की मृत्यु के पश्चात सिपह सलार अमीर अली इस्माइल ने दिल्ली के तुर्की सरदारों की सम्मति लेकर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर अपने को सुल्तान घोषित कर दिया और 1211 ईस्वी में आराम शाह को परास्त किया तथा उसका वध कर दिया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इल्तुतमिश अपनी योग्यता के कारण सर्वप्रथम सर जानदार, फिर अमीर शिकार, पुनः ग्वालियर का किलेदार बना। फिर उसके बाद से उसे बरन या बुलंद शहर का इक्ता मिला, इक्ता प्राप्त हुआ। फिर देखते हैं कि वह बदायूं का इक्तेदार बना, जो दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण इक्ता हुआ करता था। फिर हम देखते हैं कि इसकी योग्यता से प्रभावित होकर ही ऐबक ने अपनी पुत्री का शादी भी इसे किया। ऐबक ने पुत्री का विवाह इसे किया और जब खोखरों के विरुद्ध आक्रमण हुआ था उसमें इसने अब महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई और इसके कौशल, साहस और कौशल से प्रसन्न होकर जो मोहम्मद गोरी ने इसे दास्ता से मुक्ति का अधिकार दे दिया। दास्ता से मुक्ति का आदेश दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इल्तुतमिश अपने साहस और योग्यता से दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक रूपरेखा है उसको सुदृढ़ करने के अपने प्रारंभिक चरण में वह एक के बाद एक पद प्राप्त करता रहा और अंततः सुल्तान बना और सुल्तान बनने के बाद उसको वह दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा को तैयार किया और बहुत सारे कार्य किए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ, जब भी जो सुल्तान का पद था या कोई भी सत्ता मध्यकाल में प्राप्त करने की बात होती थी तो उस समय बहुत सारी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती थी और यहाँ तो खासकर बहुत सारे जो गुलाम सरदार थे वे इसके लिए खतरे के कारण बने और राजपूत राजा एक अलग कारण रहे और फिर इसको अपने नवीन जो सल्तनत था या राज्य था इसको विस्तारित भी करना था और भारत में उसे जगह जगह विद्रोह का भी सामना करना था, प्रशासनिक एक संरचना व्यवस्थित करनी थी। तो इन सभी तथ्यों के आलोक में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का विस्तार करेंगे और इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ, फिर इल्तुतमिश के कार्य और उसके मंगोल आक्रमण इत्यादि पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।